हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फावेल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और उसका नेचर को डिस्कस किया था। सो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को भी एक बार देख लेना ताकि आपको उस कंसेप्ट को ईजीली पता कर सके। Principles of Management by Henry Fawell. Let's start. 14 Principles of Management Henry Fawell ने दिए हैं। ओके, हेनरी फेवेल ये बताना चाहते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस होना है तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना पड़ेगा और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। सो सबसे पहला प्रिंसिपल्स है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को भाग कर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान 2-3 काम करके बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में टीचर का कमी है। एक ही टीचर क्या करता है, साइंस भी पढ़ाता है। एक ही टीचर क्या करता है, हिंदी भी पढ़ाता है। एक ही टीचर मैथ्स भी पढ़ाता है। तो एक ही टीचर अगर 2-3 काम करके बैठेगा तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। सो काम को भाग कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी काम को भाग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर काम को भाग कर दिया जाएगा और एक इंसान को अगर उसका एबिलिटी का हिसाब से काम में रख दिया जाएगा तो वो इंसान वही काम में एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और अगर कोई इंसान कोई अपना काम में एक्सपर्ट और स्पेशलाइज हो गया मतलब क्या कि काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अच्छा होगा। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क सबसे पहला प्रिंसिपल्स है। सेकेंड इज ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है तो उसके पास ऑथोरिटी है, पावर है, इजंट इट। क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका हाथ में पावर है। वो किस तरीके से पढ़ाएगा, वो क्या तरीका यूज़ करेगा पढ़ाने के लिए, उसके पास पावर है, ऑथोरिटी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अकाउंटेबल होना चाहिए कि स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अच्छा अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। वो अपना ड्यूटी को लेकर रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। उसको टाइम में कोर्स कंप्लीट करवाना पड़ेगा। एवरीथिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर। सो हेनरी फेवेल यही बताते हैं कि ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बैलेंस में होकर चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर वो ज़्यादा दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि टीचर सिर्फ क्लासरूम में अपना हर तरीका यूज़ कर रहा है, पावर तो दिखा रहा है, लेकिन अपना जो ड्यूटी है वो रेस्पॉन्सिबल जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसने वो कर नहीं पा रहा। वो फॉर एग्जांपल वो कोर्स अगर टाइम में कंप्लीट नहीं करवाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरफ नहीं होकर रहना चाहिए, ये दोनों बैलेंस होकर चलना चाहिए। मतलब ऑथोरिटी है उसके पास, ठीक है, तुम कैसा करके क्लास करवाएगा करवाओ, लेकिन तुम्हें जो काम दिया है वो भी ख़त्म होना है। ये दोनों बैलेंस में चलना चाहिए, वही बताते हैं हेनरी फेवेल। मैंने यहाँ पे स्कूल, क्लास टीचर, क्लासरूम का एग्जांपल ले रहा है। आप ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इट्स अपॉन यू। ओके, डिसिप्लिन। अब तीसरा प्रिंसिपल क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रूल्स रेगुलेशन जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करके चलना है कि नहीं। एक अगर मैं एक स्कूल का टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो स्कूल एक टीचर होने के नाते मेरे भी कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशन मुझे फॉलो करना है स्कूल का, तो उसको फॉलो करके मुझे चलना पड़ेगा। तो वही बताना चाहता है डिसिप्लिन मतलब जो भी नॉर्म्स वट एवर द रूल रेगुलेशन एंड नॉर्म्स आर देयर रिगार्डिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन आ एम्प्लॉय शुड फॉलो। यूनिटी ऑफ कमांड। अब जो कमांड है उसका यूनिटी होना चाहिए, मतलब एक ही कमांडर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, फॉर एग्जांपल हेडमास्टर आके उसको बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, प्रिंसिपल आके बोल रहा है तुम वैसा करो। तो अगर कमांड आएगा लेकिन 2-3 तरफ से आएगा तो वो जो एक एम्प्लॉय है, जो एक टीचर है, वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि उसको सुनना तो दोनों का है, क्योंकि दोनों उसके लिए सीनियर है, प्रिंसिपल भी उसके लिए सीनियर है और हेडमास्टर भी सीनियर है, तो उसको सुनना तो दोनों का है। तो इसीलिए कमांड जो है वो एक ही होना चाहिए। यही बोल रहा है कि कमांडर एक ही होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। मतलब उसको कमांड करने वाला एक ही होना चाहिए ताकि वो जो बोला गया है वही करे। ऐसा नहीं कि उसे आके 2-3 जन बोल रहा है और वो कंफ्यूज है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन सबका एक होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत सारे टीचर्स हैं, सब लोग टीचिंग कर रहे हैं, एक स्कूल में सब लोग टीचिंग कर रहे हैं, हर क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन तो एक ही है ना।
सबका गोल तो एक ही है। क्या गोल है? कि हमें अच्छे रिजल्ट, बच्चों का एक अच्छा रिजल्ट करवाना है। सबका डायरेक्शन एक ही है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टीचर एकदम एफर्ट लगा रहा है, अच्छे से पूरा एफर्ट लगा रहा है कि रिजल्ट अच्छा कराना है, लेकिन कोई टीचर बस फटाफट कोर्स कंप्लीट करवाना है, फटाफट मतलब ऐसा टाइप से करवा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए कि हमें अच्छा रिजल्ट करवाना है तो करवाना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब काम सबका अलग अलग है, लेकिन उनका जो एंडिंग है, उनका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, वही बोल रहे हैं। नाउ द सिक्स पॉइंट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको सबॉर्डिनेट कर देना है टू जनरल इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग घर का काम को छोड़ के भी हमें अपना ड्यूटी में जाना पड़ता है, अपना जॉब में जाना पड़ता है। तो यही एक एग्जांपल है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हम लोगों ने सबॉर्डिनेट कर दिया जनरल इंटरेस्ट। मतलब जनरल इंटरेस्ट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज मुझे इधर जाना है सो मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑफिस में बहुत ही ज़रूरी काम है तो आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब अपना जो इंटरेस्ट है उसको आपको छोड़ देना है उधर ही, और आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उधर जाके इन्वॉल्व होना ही है। वही बताना चाह रहा है ये पॉइंट 6। नाउ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, मतलब जो काम करता है, इजंट इट, जो काम करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो रिम्यूनरेशन मतलब पे, सैलरी बोल सकते हैं। मतलब पैसा भी, सैलरी भी जो है वो अकॉर्डिंग टू द वर्क होना चाहिए, ये बताता है। अकॉर्डिंग टू द वर्क पैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, जो पर्सनल है, पर्सनल एंड एम्प्लॉय दोनों सेम है। ओके, सो जो वहाँ पे काम करे उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं काम बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे पैसा कम मिल रहा है, ऐसा उसको फील नहीं होना चाहिए। और इवन दो ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो काम बहुत कम करता है लेकिन हम लोग उसको पेमेंट ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसा काम है वैसा पेमेंट होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है पॉइंट नंबर 7। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन होने से नहीं होगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एक जगह पावर, ये भी होना चाहिए। सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबके पास पावर है। सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन होने से भी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो कन्फ्लिक्ट है ये भी आ सकता है। नॉट ओनली कन्फ्लिक्ट बट लाइक इम्बैलेंस आ सकता है। सेंट्रलाइजेशन होना पड़ेगा मतलब एक जो इंसान है वो रहना ही पड़ेगा जो दूसरों को डेलीगेट कर सके, काम को डेलीगेट कर सके, वो ऑब्जर्व कर सके जो कि जो ड्यूटीज़ दिया है वो सही से हो रहा है कि नहीं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ये बताता है पॉइंट नंबर 8। स्केलर चेन, स्केलर चेन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में रैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्कूल में जैसे स्टूडेंट्स हो गया, उसके बाद वर्किंग स्टाफ लोग रहेंगे, उसके बाद टीचर्स रहेंगे, उसके बाद हेडमास्टर रहेगा, उसके बाद प्रिंसिपल रहेगा। मतलब एक हियरार्की रहेगा ना, एक रैंक रहेगा सबका। तो ये चेन रहना चाहिए बोल रहे हैं, स्केलर चेन। स्केलर चेन शुड बी देयर। ऑर्डर, हर चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जो चीज़ जब चाहिए तब यूज़ करना चाहिए। जो इंसान जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन ए प्रॉपर ऑर्डर, इन ए प्रॉपर मैनर। इक्विटी, ऑब्वियसली समानता तो रहना चाहिए। इक्विटी शुड बी देयर। इक्विटी नहीं रहने से कैसे होगा? अगर किसी को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, किसी को नहीं देता हूँ, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा बिहेवियर नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। ऐसा इक्विटी होना चाहिए कोई भी है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल में मान लो मैं मैथ्स वाला टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जो टीचर अगर साइंस पढ़ाता है उसको अगर मैं कम इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक ही नज़र से देखना है। इक्विटी शुड बी देयर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब जो टीचर, नॉट ओनली टीचर्स, ओके, एम्प्लॉय, क्योंकि मैं अभी ये सिखाते हुए आपको स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ, सो इसीलिए आई एम यूजिंग द वर्ड टीचर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब जो एम्प्लॉय है, मतलब जो स्कूल में काम करने वाला, अभी टीचर फॉर एग्जांपल वो भी तो एक एम्प्लॉय है ना, तो उनका स्टेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टीचर आया 6 महीना काम किया छोड़ के चला गया, फिर दूसरा टीचर आएगा वो भी साल भर काम करेगा छोड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर का स्टेबिलिटी होना चाहिए, और टीचर का स्टेबिलिटी होना चाहिए मतलब एक एम्प्लॉय का स्टेबिलिटी होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये स्टेबिलिटी कैसे होगा? जब उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, काम के अकॉर्डिंग उन्हें पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियसली कोई काम को नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब
इसी में इंक्लूड हो जा रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। मतलब एक इंसान अगर काम में घुसा है तो वो काम को लॉन्ग टर्म तक लेके चले। ऐसा नहीं कि 1 साल किया फिर से छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा आया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना काम किया फिर छोड़ दिया। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको अच्छा पेमेंट देता, अच्छा सैलरी देता, अगर उसको अच्छा सेटिस्फेक्शन देता तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। स्कूल का सिनेरियो में जो मैंने बोला टीचर्स है कि नहीं, फॉर एग्जांपल एक टीचर आया, वो 6 महीना मैथ्स टीचिंग किया, छोड़ के चला गया। फिर दूसरा टीचर आएगा, वो भी साल भर टीचिंग करके छोड़ के चला जाएगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं है। उसके बाद इनिशिएटिव, ऑब्वियसली इनिशिएटिव, अपना जो आइडियाज़ है, अपना जो तरीका है वो एक एम्प्लॉय डाल सके जो अपना काम है उसमें, है कि नहीं। इनिशिएटिव लेने का मौका उन्हें मिलना चाहिए। इनिशिएटिव लेने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज स्प्रिट दी क्रॉप्स, मीन्स ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये क्या बताता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। उन्हें जो भी एम्प्लॉय है उन्हें ये भी रियलाइज़ होना चाहिए कि हमारा जो यूनिटी है वही हमारा ताकत है। सो यही बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेवल। सिंपल सा पॉइंट है। अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके रखना, ताकि मैं कुछ ना कुछ करके आपको पीडीएफ दे सकूं। पीडीएफ डजंट मीन कि सिर्फ पॉइंट, ऐसा नहीं। ये जो सेंट्रलाइजेशन है इसका टोटली एक्सप्लेनेशन रहेगा, स्केलर चेन इसका भी टोटली एक्सप्लेनेशन रहेगा, ऑर्डर इसका भी एक्सप्लेनेशन रहेगा। मतलब आपको नोट्स भी मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। सो अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई भी टॉपिक का अगर लेक्चर चाहिए अर्जेंटली जो कि आपको फटाफट समझना है तो प्लीज़ कमेंट करना, वो भी आई विल ट्राई टू मेक इट। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more and more easy concepts videos. Thank you very much for watching.